नमस्कार। स्टडी टू लर्न विथ मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तथा गंगा नदी तंत्र का कुछ छूटा हुआ भाग और हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में मुख्य अंतर। तो अंतर को एक बार क्लियरली हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जो क्या क्या अंतर दोनों अपवाह तंत्रों में है, उसके बाद हमारा टॉपिक चलेगा प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, यानी हिमालय के अपवाह तंत्र में हमने 3 मुख्य नदियों का अध्ययन किया: सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र में हम 2 मुख्य अपवाह तंत्रों का अध्ययन करेंगे: बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ तथा अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियाँ। उससे पहले दोनों नदी तंत्र में एक बार हम अंतर स्पष्ट कर लेते हैं कि उद्गम स्थल के आधार पर, प्रवाह की प्रवृत्ति के आधार पर और ड्रेनेज पैटर्न के आधार पर, नदी की प्रकृति कैसी है उसके आधार पर, जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर और नदी की आयु के आधार पर, ये 6 प्रमुख अंतर है दोनों में। तो उद्गम स्थल पर देखें तो जो हिमालय की नदियां हैं वो साल भर बहती है और ग्लेशियरों से निकल के आती है। उनमें ग्लेशियरों का ठंडा जल रहता है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है जो कि कम ऊंची है। हिमालय की औसत ऊंचाई जहाँ 6000 मीटर है, वहाँ प्रायद्वीपीय भारत की औसत ऊंचाई 800 मीटर है। प्रवाह प्रवृत्ति के हिसाब से देखें तो हिमालय की नदियाँ वर्षवाहिनी हैं और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो मौसमी है, यानी मानसून पर पूर्णतः निर्भर है। जब गर्मी में मानसून आता है तब इन नदियों में जल का औसत बढ़ता है, मानसून जाने के बाद में जल धीरे धीरे कम होता जाता है। ड्रेनेज पैटर्न के हिसाब से देखें तो जो हिमालय की नदियां हैं उनका ड्रेनेज पैटर्न दूसरे टाइप का, यानी इनसिक्वेंट टाइप का है और उसमें भी सब टाइप उसका एंटीसीडेंट है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो भी इनसिक्वेंट टाइप का है, पर उसमें वो एंटीसीडेंट ना होकर सुपर इम्पोज टाइप का ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। इसके अलावा वो रेडियल भी बनाती है और रेक्टेंगुलर भी बनाती है। जबकि हिमालय की नदियाँ मैदानी भाग में आने के बाद में वृक्षाकार यानी डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम प्रारूप का निर्माण करती है। नदी की प्रकृति के आधार पर देखें तो हिमालय की नदियों का जो पथ है वो काफ़ी लंबा है। वो ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती है और हमेशा अपने शीर्ष की तरफ कटान करने में लगी रहती है। नदी अपहरण की घटना हिमालय की नदियों में पाई जाती है और जब मैदानी भागों में आती है तो बड़े बड़े विसर्प का निर्माण करती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ एक सुनियोजित या सुसमायोजित घाटियों में साथ निश्चित मार्ग में बहती है। इनका मार्ग निश्चित होता है और घाटियाँ जो है कम चौड़ी होती है। जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो हिमालय की नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है अपेक्षाकृत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से। नदी की आयु के हिसाब से बात करें तो हिमालय की नदियाँ अभी भी जहाँ से निकलती है उसके बाद में अपर्दन का कार्य जारी करके रखी है, इसलिए उनको युवावस्था में बोलते हैं। वो क्रियाशील है और नदी की घाटियों को कंटिन्यू गहरा कर रही है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी है और यानी प्रौढ़ावस्था का मतलब हो गया वो अपने आधार तल तक पहुंच चुकी है। अब वो घाटियों को गहरा करना बंद कर दिया उन्होंने। तो ये था प्रमुख अंतर। और नदी की अवस्था में देखें तो जब नदी बहती है तो 3 अवस्थाओं में उसको बांटते हैं: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में जाके नदी समुद्र में मिल जाती है, यानी अपने मुहाने पे जाके मिल जाती है, वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। उसके प्रवाह का जो वेग है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ये प्रमुख अंतर जो थे हमने पिछले वीडियो में देखे थे, थोड़ा डिटेल में देखे थे।
अभी हमने शॉर्ट में एकदम देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं पिछले टॉपिक का एक टॉपिक रह गया था, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष के कारण उसको सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं, और वहाँ मैंग्रोव वनस्पति भी पाई जाती है। इनके अलावा कैसूरिना वृक्ष भी वहाँ पाया जाता है। ये सुंदरवन का डेल्टा बांग्लादेश और अपने यहाँ पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। यहाँ बंगाल टाइगर पाया जाता है, बंगाल टाइगर रिजर्व भी वहाँ पे है सुंदरवन में। और मैंग्रोव वनस्पति का जो विस्तार है वो भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गुजरात में, और तीसरे नंबर पर आंध्रा में, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा क्षेत्रों में। तो ये सुंदरवन का डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ दोनों के मुहाने के पास ये डेल्टा बनता है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। चलो अब आगे दूसरा नया टॉपिक शुरू करते हैं आज का, प्रायद्वीपीय भारत का अपवा तंत्र। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का अपवा तंत्र और हिमालय के अपवा तंत्र में क्या डिफरेंस दोनों में, जो हमने अभी नदियों के बारे में देखा वैसे ही। तो प्रायद्वीपीय भारत का अपवा तंत्र जो है हिमालय के अपवा तंत्र से बहुत पुराना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये प्रायद्वीपीय भारत कभी अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। अफ्रीका का हम ये यहाँ मैप देखते हैं, ये अफ्रीका का हिस्सा कभी हुआ करता था। तो अफ्रीका से टूट के ये नॉर्थ ईस्ट साइड में अपने यहाँ पे आ गया। तो यहाँ जो बहने वाली नदियाँ हैं वो हिमालय की नदियों के से काफ़ी पुरानी नदियाँ हैं, ये बहुत पहले से ही नदियाँ बह रही हैं। और यहाँ से ही जब ये उत्तर पूर्व की तरफ मूव करने लगा तब आगे यूरेशियन प्लेट से टकराया और ये हिस्सा नीचे की तरफ धंसने लगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र का विकास हुआ। इसमें 3 घटनाएं प्रमुख मानी जाती है कि आरंभिक टर्शियर काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिम पार्श्व का अवतरण या दशा हो गया। ये वाला जो हिस्सा था ये टर्शियरी काल की आयु हम देखें तो 20.8 to 24.5 करोड़ वर्ष पहले टर्शियर काल था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि ये जो इसका पश्चिमी एरिया था, पश्चिम वाला भाग, ये नीचे धंस गया, समुद्र में धंस गया, और ये वाला भाग ऊपर उठा रह गया, जिससे समुद्र तल से जो क्या हुआ नीचे चला गया। और इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्य असममित योजना में गड़बड़ी हो गई, क्योंकि कभी कोई नदी जो है इस तरफ बहती थी, अभी ये हिस्सा एकदम से नीचे चला गया, ये हिस्सा ऊपर उठ गया, नदी का बहाव इस तरफ हो गया। तो उसमें हम देखते हैं कि गोदावरी, फिर उसके बाद में कृष्णा, फिर कावेरी, सभी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है लेकिन पूर्व की तरफ चलती है। तो कभी कभी पहले के ज़माने में कहा जाता है कि ये नदियाँ कभी इस तरफ गिरती थी, इसी कारण यहाँ पे थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनगुट्टा दर्रा जो है उनका निर्माण हो रखा है। परंतु ये दशाओं के कारण इसकी सममिति में गड़बड़ी हो गई और इन नदियों का प्रवाह चेंज हो गया। दूसरा ये सब चीज़ बोला जाता है कि हिमालय में जब उत्थान होने लगा, जब ये उत्तर पूर्व में अब अपना प्रायद्वीपीय भारत उत्तर पूर्व की तरफ मूव कर रहा था, तो यहाँ की जो यूरेशियन प्लेट है उसकी तरफ ये जाने लगा, यूरेशियन प्लेट के ये नीचे धंसने लगा। तो हिमालय का उत्थान हुआ, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट में हिमालय का उत्थान हुआ। इस हिमालय उत्थान के कारण यहाँ का भाग जो है इसमें दरार पड़ गई, टूट गया, और यहाँ विंध्याचल पर्वत, यहाँ सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों के बीच में जो है घाटियों का निर्माण हो गया। इसी कारण जो तापी नदी और नर्मदा नदी जो दोनों है बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब सागर की तरफ ब्रंश घाटियों में गिरती है, और इनमें जलोढ़ व डेल्टा निक्षेपों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि जो
ये अपना प्रायद्वीपीय भारत जो नॉर्थ ईस्ट में गया, तो जब ये टूटा यहाँ से तो इनमें दरारों का निर्माण हो गया। तो ये नदियाँ जो है, इनके जो अवसाद हैं, जो अपर्दन में भाग ला रही है, वो दरारों को भरने का ही काम कर रहे हैं। तीसरा जो है, इसी आरंभिक ट्रेसीय काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में झुक गया। यानी जो हमारा ये भारत था, ये उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में इस तरफ क्या हुआ, झुक गया। क्योंकि ये इसके नीचे गया तो ये वाला भाग जो है, पश्चिम वाला जो सबसे लास्ट का दक्षिण वाला भाग, ये ऊपर उठता गया, ये नीचे धंसता गया। तो ढलान जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हो गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो यहाँ की जो बहने वाली नदियाँ थी, सतपुड़ा के बाद की बहने वाली नदियाँ, या जो हमारा जल विभाजक जो ऐसे बना था, हमने जल विभाजक देखा था इंडिया के मैप पे। अब ये देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप बना रहे हैं हम, और ये मान लो इंडिया का मैप है। तो यहाँ से हमने देखा था कि ये तिब्बत की तरफ से आया और राजस्थान को क्रॉस करके, और यहाँ सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत को करके, और ये एक जल विभाजक लाइन हमने इंडिया के मैप में देखी थी। तो इस तरफ का ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ हो गया। तो ये था प्रायद्वीपीय अपवार तंत्र का बुद्धि विकास। उसके बाद हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। तो चलो एक बार नाम देख लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं। उसके बाद में हम नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दामोदर नदी, यानी जब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करते हैं तो प्रायद्वीप का चित्र जो है हमारे दिमाग में आना चाहिए। ये अपना पेनिसुलर इंडिया है। तो जब हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये दामोदर नदी जो कि हुगली नदी में मिल जाती है। उसके बाद में दूसरी स्वर्णरेखा नदी, ये छोटा नागपुर पठार से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर उसके बाद में वैतरणी नदी, ये क्योंझर पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्राह्मणी नदी, ये छोटा नागपुर पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी यहाँ रायपुर के नज़दीक सियावा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर गोदावरी या नासिक के पास से निकलकर यहाँ राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। फिर ये महाबलेश्वर से निकलकर कृष्णा नदी विजयवाड़ा के नज़दीक अपना डेल्टा बनाती है। फिर उसके बाद में पेनार नदी जो कि यहाँ से निकलती है, और उसके बाद में पेनार के बाद में कावेरी नदी, यानी पेनार जो रिवर है वो यहाँ कोलार की खाने जो रहती है वहाँ से निकलती है। फिर उसके बाद में कावेरी नदी जैसे ब्रह्मगिरी से यहाँ से निकलती है, और यहाँ तमिलनाडु के इस किनारे पे जहाँ पे श्रीलंका के आसपास ये बंगाल की खाड़ी में इधर गिरती है। उसके बाद में वो वेगाई नदी यहाँ वरुषनाथ हिल्स है वहाँ से निकलती है और पाक की खाड़ी में गिरती है। श्रीलंका यहाँ ऊपर पाक की खाड़ी, नीचे मन्नार की खाड़ी। फिर उसके बाद ताम्रपर्णी नदी जो कि कार्डामम हिल्स की ऊंची चोटी आकाशमलाई से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो ये जो नदियों का क्रम था वो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम था, जिसमें हम देख सकते हैं दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, वेगाई नदी और ताम्रपर्णी नदी। अगर इनमें प्रमुख नदियों में हम नाम देखें तो गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी नदी है, जो कि दक्षिण गंगा कहलाती है, वृद्ध गंगा भी कहलाती है। इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर के लगभग ये है। इसमें लंबाई के हिसाब से देखें इन नदियों में तो सबसे लंबी नदी जो है हमारी गोदावरी नदी है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो है कृष्णा नदी आती है लंबाई में, और थर्ड नंबर हम देखें तो उसमें एक मिनट में निकालता हूँ इसको डिटेल को कि इनमें द्रोणी में कैसा है और किसकी द्रोणी बड़ी है, किसकी द्रोणी छोटी है और लंबाई। तो ये देखते हैं। सबसे लंबी गोदावरी, उसके बाद में दूसरा नंबर कृष्णा का आता है, फिर उसके बाद में तीसरा नंबर महानदी का आता है,
ये महानदी तीसरा, ये 5 6 7 सीरियल, पहले 6 फिर 7 फिर 5, ऐसे हो गया। उसके बाद में कावेरी का आता है, उसके बाद में ब्राह्मणी, उसके बाद में पेनार, यानी यहाँ से गोदावरी के इर्द गिर्द ऊपर नीचे चलता रहेगा। ये आपको क्रम याद रहेगा तो आपको ये सीरीज भी याद रहेगी। पेनार के बाद में, उसके बाद में सीधे दामोदर, दामोदर के बाद स्वर्ण रेखा, उसके बाद वैतरणी, फिर वेगाई और ताम्रपर्णी। जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो सभी नदियों के अपवातंत्र के क्षेत्र के बारे में, उसकी लंबाई के बारे में, सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ थी, प्रमुख नदियाँ। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले हमारी नदी आती है दामोदर नदी। डायग्राम देख लेते हैं कहाँ से दामोदर नदी निकलती है। अब यहाँ देख लिया, ये अपने प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ, प्रमुख नदियाँ, वो दिखाई गई है इसमें। ये रेड कलर में सब कुछ शो किया गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये झारखंड है, ये ऊपर बिहार आ गया। तो झारखंड में यहाँ से दामोदर नदी निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई, ये आपको देख रहे हो नीली लाइन जो कि गंगा नदी को शो कर रही है। यहाँ गंगा नदी की वितरिका है हुगली नदी, उसमें आके मिल जाती है। तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच अपनी भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर बहती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है बराकर नदी, वो इसकी सहायक नदी कहलाती है। इसकी लंबाई जो है 592 किलोमीटर है और ये लगभग 2500 मील स्क्वायर मील जो है क्षेत्र को अगवा करती है। दामोदर नदी अपना जल सीधा, या आप यहाँ देख रहे हैं, सीधा डायरेक्ट जो है बंगाल की खाड़ी में ना गिराकर अपना जल जो है हुगली नदी में गिराती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था पहले के टाइम में। जब छोटा नागपुर पठार पे बारिश होती थी तो बाढ़ का पानी जो है इस नदी का पूरा पानी इकट्ठा होकर यहाँ वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिले में आ जाता था और इस फलस्वरूप वेस्ट बंगाल में जो है बाढ़ आ जाती थी। लेकिन टेनेसी नदी घाटी योजना जो कि अमेरिका में, उसी के आधार पर यहाँ पे डीवीसी बनाया गया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, और यहाँ पे छोटे छोटे बांध बनाए गए। बांधों के बारे में हम जब बांध का पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। आप अभी इसमें इतना ही देखिए कि यहाँ बांध बना दिए गए और ये नदी के जल को रोका गया और ये जो बाढ़ आना अभी बंद हो गया। यानी बहुत ज़्यादा बारिश आने से ही इस पानी को ज़्यादा छोड़ा जाता है, ये बांध भरने के बाद ही, तो इस पर कंट्रोल किया गया। तो यहाँ जो अधिनियम बनाया गया वो 1948 में बनाया गया, दामोदर घाटी अधिनियम, और जो वैली कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना 7 जुलाई 1947 को की गई। उसके बाद में दूसरी नदी हम देखते हैं, स्वर्ण रेखा रिवर। स्वर्ण रेखा नदी जो है ये झारखंड की रांची के पास से निकलकर 3 राज्यों में प्रवाहित होती हुई उड़ीसा, ये जो उड़ीसा है यहाँ पे देख रहे हैं आप डायग्राम में, ये है उड़ीसा, ये इतना बड़ा उड़ीसा है। उड़ीसा के तट पर अपना जल गिराती है। यानी यहाँ एक जगह है बालेश्वर करके जगह है, यहाँ बालेश्वर में आके अपना जल गिराती है। जो जमशेद जी टाटा है उनके नाम पे जमशेदपुर बसाया गया। ये जमशेदपुर सरकई नदी और स्वर्ण रेखा नदी के संगम पर बसा हुआ है। इसका जो लास्ट का जो 16 किलोमीटर का एरिया है वो देसी नावों के लिए नौकायन योग्य है। जो स्वर्ण रेखा नदी है उस नदी में ज़्यादा प्रदूषण होने की वजह से, यानी जमशेदपुर जब बना तो ये औद्योगिक एरिया है, तो यहाँ का सारा अपशिष्ट पदार्थ इस नदी में डाल दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ के सारे जैविक जीव जो है मर गए, इसलिए इसको जैविक मरुस्थल की संख्या भी दी जाती है। ये था। अब अगर इसकी सहायक नदी की बात करें हम तो सहायक नदियों में 2 सहायक नदी प्रमुख है। वैसे इस सरकई नदी भी एक सहायक नदी है, इसकी सरकई नदी। फिर उसके बाद में 2 और सहायक नदियों का नाम जान लीजिए, एक है कांची, एक है करकारी, ये 2 सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में हम अगली नदी पढ़ेंगे, वैतरणी नदी। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने एक एक डायग्राम को पूरा बनाया अच्छे से। अब यहाँ पे ये देखिए वैतरणी नदी जस्ट स्वर्ण रेखा के दक्षिण में वैतरणी नदी है। ये वैतरणी नदी
लगभग 365 किलोमीटर लगभग बहती है और अपर क्षेत्र इसका लगभग है 12,789 वर्ग किलोमीटर। ये उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है और उड़ीसा तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ये वैतरणी नदी के बारे में था। इनमें से हम देखते हैं कि दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी, तीनों नदियाँ छोटे नागपुर पठार से निकलती है और वैतरणी एक ऐसी नदी है जो कि क्योंझर पठार से निकलती है। उड़ीसा से एकमात्र निकलने वाली ये नदी है, उड़ीसा से निकलती है। तो एग्जाम में पूछता है, ये चारों नदियों का क्रम देता है और बोलता है कौन सी जो है छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती। तो यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद में हम अगली नदी देखते हैं, ब्राह्मणी नदी। आप यहाँ देख रहे हैं, ये ब्राह्मणी नदी है। यहाँ से सभी की लोकेशन अपने अपने को दिमाग में रहनी चाहिए, फिर ये नाम याद करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती। तो ब्राह्मणी नदी जो है ये रांची के समीप से निकलती है तथा उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। उड़ीसा का जो व्हीलर द्वीप है, जहाँ से अग्नि परीक्षण, जो मिसाइलें हैं अग्नि, इन सब का परीक्षण किया जाता है, तो इसी नदी के तट पर यहाँ व्हीलर द्वीप है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 800 किलोमीटर के लगभग है, 799 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। और अपवा क्षेत्र की बात करें तो 39,033 वर्ग किलोमीटर इसका अपवा क्षेत्र है, लगभग 40,000 के आसपास। उसके बाद में अगली नदी आती है हमारी महानदी। महानदी को पौराणिक काल में हम जो है मंदवाहिनी नदी के नाम से भी जानते हैं। पौराणिक काल में मंदवाहिनी के नाम से इसको हम जानते हैं। बोलते हैं कि इसका वेग कम था, इसलिए इसको मंदवाहिनी कहा जाता है। महानदी का जो उद्गम स्थल है वो रायपुर के नज़दीक से होता है। रायपुर के नज़दीक सियावा से इसका उद्गम होता है। और महानदी उड़ीसा में जाके जो कटक नाम का एक स्थान है वहाँ पे जाके अपना मुहाना बनाती है। इसकी लंबाई लगभग 851 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई पड़ती है। लंबाई जो है 851 किलोमीटर लंबी है और जल ग्रहण क्षेत्र इसका 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जो निचला मार्ग है वो भी, उसमें भी नौ संचालन होता है। जैसे इसमें हमने स्वर्णरेखा में देखा कि 16 किलोमीटर के लगभग है, वैसे ही जो महानदी है उसमें भी जो है नौ संचालन होता है। महानदी का जो महानदी नाम जो है वो जो स्थान है इसका नाम है शिवरी नारायण, उसमें आके ये महानदी बनती है। यानी शिवरी नारायण ये यहाँ पे स्थान होगा, यहाँ से एक शाखा है, ये दोनों का जल मिलने के बाद में ये महानदी का रूप धारण करती है। और यहाँ एक पठार पड़ता है जिसको हम दंडकारण्य का पठार बोलते हैं, जिसका महाभारत रामायण में भी उल्लेख है। उसी से नदी निकलती है। यहाँ से नदी ये दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यहाँ से जाके फिर पूर्व की तरफ बहती हुई यहाँ कटक के पास में अपना मुहाना बनाती है। अगर इसके अपवा क्षेत्र को अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 53% भाग इसका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। यानी आप ये देख रहे हो, यहाँ से भी कुछ नदियाँ इसमें मिलती हैं मध्य प्रदेश से, जो कि इसका अपवा तंत्र में आता है। फिर ये छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों मिला के 53% और बाकी उड़ीसा राज्य, क्योंकि उड़ीसा में ज़्यादा है तो ये 47% अकेला उड़ीसा को अपवाहित करने वाली नदी है। इसकी जो सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदियों में पेरी, सोंदूर, शिवनाथ, हसदेव, अरपा, जौं, तेल, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। या उड़ीसा में जो है इस पे बांध बना गया, हीराकुंड बांध, जो अपने इंडिया का सबसे लंबा बांध है, लगभग 5 किलोमीटर का लगभग बांध है। हीराकुंड बांध के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वर्ल्ड में इसका कौन सा स्थान है, सब कुछ। उसके अलावा और भी बांध बनाए गए, गंगरेल, रुद्री, ये सब जो है इस पे बांध बनाया गया है। तो आप ये स्थान देख रहे हैं, ये तो दोनों शाखाओं के बीच का स्थान ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इस पे जल की आपूर्ति एकदम अच्छी रहती है, तो इसीलिए यहाँ धान की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है और
इसको धान का कटोरा कहते हैं, क्योंकि धान की पैदावार यहाँ अच्छी होती है। इसका पहले का भाव हम देख रहे हैं दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, यहाँ से दक्षिण की तरफ उत्तर की तरफ बहती है और उसके बाद में ये पूर्व की तरफ बहना शुरू कर देती है। अगली हम नदी देखते हैं, महानदी के बाद में गोदावरी नदी। गोदावरी नदी इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से और बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी जो है महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन कर देती है। यहाँ जगह पड़ती है राजमुंद्री, तो राजमुंद्री के निकट जो है अपना जल गिराती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी। अब ये गोदावरी नदी के बारे में अगर और देखें तो ये लगभग इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जो कि 1465 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, अगर यहाँ से हम देखते हैं ये पूरे एरिया को अपवाहित करती है, तो ये जल ग्रहण क्षेत्र लगभग इसका पड़ता है 3,13,000 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो इतना बड़ा इसका जल क्षेत्र है। अपने गंगा का जल क्षेत्र सबसे बड़ा था 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर, सिंधु का 3.2 था, और उसके बाद में इसका नंबर आता है गोदावरी का 3.113। और अगर स्टेट वाइज परसेंटेज की बात करें तो 49% आप यहाँ देख रहे हैं महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ये फैली हुई है। तो महाराष्ट्र का लगभग 49% भाग, और उसके बाद में 20% भाग में MP और आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं छत्तीसगढ़, ये यहाँ छत्तीसगढ़, इसमें MP से कुछ नदियाँ आ रही है, MP से यहाँ पे नदी आ रही है। MP से आने वाली नदी और छत्तीसगढ़ से आने वाली नदियाँ, ये दोनों मिला के 20%, और बाकी का जो भाग बच गया यानी 49 + 20 यानी 69, तो बाकी के जो 31% भाग बच गया वो आंध्र प्रदेश में इसका अपवाद क्षेत्र पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो पेनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा, ये इसकी इंद्रावती और पूर्णा, प्रवरा, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसमें वैनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है, और मंजीरा जो है दक्षिण से आके मिलने वाली नदी है। यहाँ से दक्षिण से आके मिलने वाली एकमात्र नदी है मंजीरा। और इसमें एक दूसरी नदी है इंद्रावती, आप यहाँ देख रहे हैं इंद्रावती, जो कि यहाँ उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है, सॉरी बस्तर के पठार से, यहाँ दंडकारण्य का पठार, यहाँ बस्तर का पठार, यहाँ है जो है ये यहाँ पड़ता है क्योंझर का पठार। तो ये बस्तर का पठार है जहाँ टीन का भंडार पाया जाता है। तो ये बस्तर के पठार को बीचों बीच काटती हुई और उल्टी दिशा में आके, यानी ये बह रही है, गोदावरी नदी बह रही है यहाँ से पूर्व की तरफ, और ये यहाँ से बह रही है पश्चिम की तरफ बह के, और इसमें तेलंगाना में आके मिलती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तेलंगाना में आके गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो ये विपरीत दिशा में बहने वाली नदी है। इसका भी क्वेश्चन पूछते हैं, मंजीरा का क्वेश्चन भी इसमें आता है, और सबसे लंबी इसकी सहायक नदी के बारे में भी क्वेश्चन आता है। इसकी लंबाई को भी ध्यान में रखना है। तो ये थी हमारी गोदावरी नदी। उसके बाद में बात करते हैं कृष्णा नदी की। अब ये कृष्णा नदी यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी लंबी नदी है, यानी गोदावरी नदी के बाद में दूसरा नाम किसका आता है? कृष्णा का आता है। इसकी लंबाई हमने देखा था, गोदावरी की 1465, कृष्णा की है 1401 किलोमीटर। ये महाबलेश्वर चोटी, यहाँ पे महाबलेश्वर चोटी है जो कि जिसकी हाइट है 1498 मीटर। ये पर्यटक स्थल है, इसको सन पॉइंट भी बोलते हैं। ये बारिश के टाइम में बहुत सारे सैलानी आते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं भी यहाँ पे होती रहती है। तो महाबलेश्वर की चोटी से निकलकर और विजयवाड़ा के समीप पर अपना मुहाना बनाती है आंध्रा में। और
इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में भीमा, तुंगभद्रा और घाटप्रभा, मालप्रभा, उसके अलावा दूधगंगा, कोयना, मूसी, ये सब नदियाँ हैं। मूसी नदी जो अपना हैदराबाद पड़ता है, वो मूसी नदी के तट किनारे पे ही स्थित है। यहाँ कृष्णा नदी और जो ये बीच के स्थान है, गोदावरी नदी के बीच का स्थान, यहाँ पे कोलेरू नामक एक झील पाई जाती है। ये पूरा डेल्टा क्षेत्र पड़ता है, दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र। कृष्णा नदी जो है, अगर जलग्रहण क्षेत्र की उसकी बात करें तो लगभग 81,155 वर्ग किलोमीटर का अपवा क्षेत्र इसका पड़ता है। और स्टेट वाइज परसेंटेज की बात करें तो 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो इसी कारण जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, इनमें कृष्णा नदी को लेकर जल विवाद होता रहता है कि इसका पानी किसको कितना मिलना चाहिए। चारों पांचों राज्यों को ये अपवाहित करती है। उसके बाद में जो है इसमें हम देखते हैं तुंगभद्रा जो है, यहाँ देखो ये तुंगभद्रा नदी है, इधर से विपरीत दिशा में आके मिलती है। जैसे मंदिरा में मिल रही थी वैसे ये दक्षिण की ओर आके मिलने वाली नदी है और बड़ी नदी है। तो यही इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा। ये तुंग और भद्रा दो शाखाओं से मिलके इसका निर्माण होता है और ये तेलंगाना में जो है कृष्णा नदी में आके मिल जाती है। उसके बाद में कृष्णा नदी के बाद हम देखते हैं पेनार नदी जो है कावेरी और कृष्णा दोनों के बीच में बहती है। यह कावेरी नदी यहाँ पे और ये कृष्णा, इन दोनों के बीच की नदी है पेनार नदी। बीच में बहने वाली नदी है और ये कर्नाटक के यहाँ कोलार के पास में नंदुर्ग पहाड़ी पड़ती है, उस पहाड़ी से निकलती है और उत्तर दिशा की ओर बहकर बाद में पूर्व की ओर होकर आंध्रा के तट पे अपना मुहाना बनाती है। इसकी सहायक नदियों में देखें तो पापाधाम और चित्रावती इसकी सहायक नदियाँ हैं और जहाँ से इसका उद्गम है वहाँ से लेके मुहाना तक इसकी लंबाई 970 किलोमीटर पड़ती है। अपवा क्षेत्र की बात करें तो 55,213 वर्ग किलोमीटर टोटल इसका अपवा क्षेत्र है। उसके बाद अगली नदी आती है अपनी कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है पश्चिम घाट पर्वत के ब्रह्मगिरी से निकलती है, ये कावेरी है। यहाँ इसमें और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं। तो यहाँ पे कावेरी नदी ब्रह्मगिरी यहाँ पे चोटी है, ब्रह्मगिरी चोटी है, यहाँ से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने के बाद ये कर्नाटक है और तमिलनाडु, इन दोनों में बहती हुई तमिलनाडु में कुंडलुरु के पास अपना मुहाना बनाती है। यहाँ पे ये इसका डेल्टा है, देखो ये आगे का क्षेत्र यहाँ बढ़ गया डेल्टा के कारण ही, यानी जैसे जैसे इसका डेल्टा आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है समुद्र में, यहाँ के क्षेत्र जो है बढ़ता जा रहा है। कावेरी नदी जो है लगभग 800 किलोमीटर है और ये जो ब्रह्मगिरी चोटी जिसकी हम देखा थी, ये करीब 1341 मीटर ऊंची है, 1341 मीटर के करीब इसकी ऊंची, ये वहाँ से ऊंचाई से निकलती है और 800 किलोमीटर बहती है ये नदी। इसका जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 81,155 जो है वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। अभी हमने देखा था कि कृष्णा नदी का जो अपवा क्षेत्र है वो गलती से 21,155 बोल दिया गया था, वो लगभग 2,58,2.58 लाख वर्ग किलोमीटर इसका अपवा क्षेत्र पड़ता है इसका कृष्णा नदी का। और जो 81,000 है वो इसका, क्योंकि ये बड़ी नदी है तो इसका अपवा क्षेत्र बड़ा रहेगा। उसके बाद में कावेरी नदी के बारे में अगर स्टेट वाइज हम देखते हैं तो 3% भाग इसका केरला में पड़ता है। ये केरला यहाँ से लेके ये पूरा केरला है, केरला में 3% और 56% भाग इसका तमिलनाडु में, क्योंकि ये बह के बाद में तमिलनाडु में आती है। और 41% भाग इसका कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका से निकलती है, केरला की कुछ इसमें ट्रिब्यूटरीज आके इसमें मिलती है और तमिलनाडु में इसका ज़्यादा हुआ रहता है। तो 3% भाग जो है केरला का
41% भाग इसका कर्नाटका का और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसमें काबिनी, भवानी, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी, सिमसा, ये सब इसकी सहायक नदियाँ है। कावेरी नदी का जल विवाद 4 राज्यों में पहले था, अभी 5वां राज्य तेलंगाना बनने के बाद में तेलंगाना भी इसी होड़ में शामिल हो गया है। तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 5 राज्यों में इसका विवाद चलता रहता है। कावेरी नदी की धान उत्पादन के लिए फेमस है, इसलिए इसकी कावेरी नदी की घाटी को राउस बाउल ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। कावेरी नदी जो है वर्षवाहिनी नदी है, क्योंकि इसमें 2 मानसून से पानी आता है, जो ग्रीष्मकाल मानसून है उससे और शीतकालीन मानसून से, दोनों से इसको पानी मिलता है। ग्रीष्मकाल से इसके ऊपरी अपवा जल क्षेत्र को और शीतकाल मानसून से इसके निचले अपवा क्षेत्र को जल मिलता रहता है, इसलिए वर्षवाहिनी नदी है। इसके अलावा हमारी अगली नदी बच गई वेगाई नदी, जो कि यहाँ वर्षनाड हिल्स से निकलती है और पाकी खाड़ी में मिल जाती है। ये मदुरई जो है इस वेगाई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जो रामेश्वरम द्वीप पड़ता है, पम्बन द्वीप, उस पर रामेश्वरम पड़ता है, वहाँ उसके पास में आके अपना जल गिराती है। इस पे जो एक जलप्रपात है वातापराई जलप्रपात, ये जो कावेरी नदी है इस पे शिव समुद्रम जलप्रपात पड़ता है और यहाँ वातापराई जलप्रपात पड़ता है। सबसे लास्ट की नदी है ताम्रपर्णी नदी, जो कि कार्डामम पहाड़ी की अगस्तमलाई चोटी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई लगभग 128 किलोमीटर है। हमने वोगाई की लंबाई को देखा था, 258 किलोमीटर लगभग इसकी वोगाई की लंबाई है। पुरातन काल में इसको ताम्रपर्णी कहते थे, तमिल नाम इसका पोरुनाई है, पोरुनाई इसको बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए देवताओं ने इस नदी के तट पे तपस्या की थी। तो शुरू में ये नदी उत्तर की तरफ बहती है और उसके बाद में पूर्व की तरफ, जैसे पेनार नदी बहती है उसी तरफ से ये नदी बहती है। ये सारा डेटा था जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियों का। अभी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियाँ। तो टॉपिक कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।